अस्सलाम वालेकुम। मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी दिल दरिया आँख समंदर लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। मैं भारी लहंगा संभालती अपने शौहर के साथ ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी और घर के अंदर मेरे इस्तकबाल की तैयारी चल रही थी। रेशम, वो फूलों वाली थाल कहाँ है? रेशम, वो आटे से बना दिया नहीं मिल रहा। रेशम, जरा भाग कर गेट पर आना। अरबाज ने धीरे से मेरे कानों में बुदबुदाते हुए कहा। ये रेशम की पुकार सुन रही हो ना? ये मेरे बचपन की दोस्त है, पड़ोस वाली मकान में रहती है और उसके बिना यहाँ का काम चलता ही नहीं है। मैं कुछ समझती या कुछ पूछती कि फूलों से सजा थाल लिए जिसमें आटे से बना दिया जल रहा था। अरबाज की अम्मी बाहर आईं, साथ एक लड़की थी। मैं समझ गई ये रेशम होगी। खूबसूरत चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और होंठों पर मुस्कुराहट। वहीं घर के दरवाजे पर घड़ी भर के लिए हम दोनों की नजरें टकराईं और हम दोनों ही मुस्कुरा दिए। अम्मी ने पान के पत्ते से गाल सेका और मुझे गले लगाकर प्यार करने के बाद साथ लिए अंदर आ गईं। दिल की धड़कनें थोड़ा तेज हो गई थीं। नए नए चेहरे देखकर मैं नर्वस हो रही थी कि रेशम की नर्म सी आवाज़ आई, वेलकम होम। और मुट्ठी भर गुलाब की पंखुड़ियाँ उसने हमारे ऊपर बरसा दी। थोड़ी देर बाद मुझे ढेरों रिश्तेदारों और अड़ोसियों पड़ोसियों के पास बिठा दिया गया और शगुन के गाने गाए जाने लगे और फिर रेशम की पुकार होने लगी। वो बावर्ची खाने से हाथ पोंछती बाहर आई और सीधे ढोलक पकड़कर बैठ गई। उसके आते ही माहौल बदल गया। बड़ा सुरीला गला था उसका और ढोलक पर हाथ भी जमे हुए थे। गाना बजाना खत्म हुआ तो फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म। मेरी गोद नेग और तोहफों से भर गई। रस्मों रिवाजों के बाद मैं थक कर निढाल हो चुकी थी। अरबाज बड़ी देर से कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब अम्मी ने अपने कमरे में जाकर आराम करने को कहा, तब मैंने राहत की सांस ली और अपना भारी भरकम लहंगा और गहने संभालती मैं कमरे में पहुंची। दरवाज़ा हल्का सा टिका हुआ था। पहले मैं ज़रा झिझकी, फिर सोची कि अब तो ये मेरा भी कमरा है, इसलिए पूरे हक के साथ दरवाज़ा खोल दिया। सामने रॉकिंग चेयर पर अरबाज बैठा था और पास ही ड्रेसिंग टेबल के रेशम अपना काजल ठीक कर रही थी। मैं थोड़ा नर्वस हो गई कि ये इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही है। मेरा मन एक अनजाने खौफ से भर गया। कमरे में आने की आहट सुनकर रेशम पलटी, मुस्कुराई और मेरे करीब आ गई। कुछ देर के लिए हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर रेशम ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली, अरबाज का हमेशा ख्याल रखना। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। पल भर पहले उसे अपने कमरे में देखकर जो बेचैनी हुई थी वो उसकी एक मुस्कान से दूर हो गई थी। उस रात मैं और अरबाज अपने आने वाले दिनों के ख्वाब बुनते रहे, लेकिन उस बुनाई के ताने में अगर मैं थी तो बाने में रेशम थी। मैं सुनती रही कि रेशम कैसे उसके हर काम आती रही, कैसे वो दोनों फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्में देखने जाते रहे और कैसे वो अरबाज के दिल की बात बिना कहे जान जाती है। मैं बहुत ध्यान से अरबाज की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, काश मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कोई दोस्त होता, इतना ही क्लोज होता। क्या मतलब? अरबाज बोला, रेशम है, अब वो तुम्हारी भी दोस्त है। मैंने धीरे से सर हिला दिया। अगली सुबह किसी के जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने अरबाज की तरफ देखा, वो अब भी गहरी नींद में था। मैं उठी, आईने के बगल से गुजरते हुए अपनी सूरत आईने में देखी और ठहर कर बिखरे बालों को एक जूड़े में कस लिया। दरवाजे पर थाप तेज होती जा रही थी।
میں نے جلدی سے چٹخنی کھولی تو سامنے ریشم کھڑی تھی۔ میں کچھ پوچھتی اس سے پہلے وہ ادکھلا دروازہ ڈھکیلتے ہوئے، مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اندر چلی آئی اور ارباز کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ پھر میری طرف پلٹی اور کندھا تھپتھپا کر بولی، گیٹ ریڈی، جلدی تیار ہو کر آؤ، سسرال کی رسوئی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تیز ہوا کی طرح وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی باہر نکل گئی۔ اس کی پرفیوم کی بھینی خوشبو کمرے میں تیر رہی تھی۔ میں نے ارباز کی طرف دیکھا، شاید اس کے چہرے پر کوئی ناراضگی ہو، کوئی چڑ ہو، مگر وہ تو مسکرا رہا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بولا، بھئی تیار ہو جاؤ، ریشم کا حکم ہے۔ میں کچھ دیر چپ رہی، پھر ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، اگر حکم نہ مانا تو؟ ارباز جب تک بستر سے اٹھ کر شیو کرنے لگا تھا، وہ اپنے گالوں میں فوم لگاتے ہوئے بولا، ماننا ہی پڑے گا، اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ مجھ کو کسی کا حکم سننے کی عادت نہیں ہے، لیکن کہہ نہیں سکی۔ بننے سے پہلے رشتوں کو کیسے بگاڑ لیتی؟ ریشم کا حکم میں نہیں بھی مانتی تب بھی مجھ کو کمرے سے باہر تو نکلنا ہی تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان پلنگ پر بکھیر لیا اور پھر سوچتی رہی کہ کیا پہنوں۔ ساڑی پہنوں تو کس رنگ کی؟ میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ ارباز کی پسند کا کون سا رنگ ہے یا اسے کس طرح کا پہناوا اچھا لگتا ہے۔ میں سارے کپڑے سوٹ کیس میں واپس سے بھرنے لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ساس تھیں۔ بکھرے ہوئے کپڑے دیکھ کر وہ مسکرائیں اور بولی، کیا پہنوں گی؟ یہی سوچ رہی ہو نا؟ کچھ بھی گلابی رنگ کا پہن لو، ارباز کو گلابی رنگ بہت پسند ہے۔ میں خوش ہو کر دوبارہ کپڑے کھنگالنے لگی۔ تھوڑی دیر میں زری کی باریک بارڈر والی چندیری کی گلابی ساڑی پہن کر میں رسوئی میں پہنچ گئی۔ وہاں سب رشتے دار میرا انتظار کر رہے تھے۔ آج مجھے رسوئی میں کچھ پکا کر سب کو کھلانا تھا، کچھ میٹھا۔ یہی رسم تھی۔ امی نے مجھے پلیٹ فارم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور پاس میں دودھ، چاول اور چینی رکھ کر بولی، کھیر بنا دو سب کے لیے۔ مجھے رونا آنے لگا۔ ایسا لگا جیسے کوئی امتحان ہو اور مجھے ایک بھی سوال کا حل نہیں آتا۔ اپنی امی کے گھر میں رسوئی میں زیادہ کام کہاں کرتی تھی؟ سچ کہوں تو مجھے اپنی امی یاد آنے لگی۔ کسی طرح میں نے گھبرا کر کھیر بنا دیا۔ شاید چینی زیادہ پڑ گیا تھا یا دودھ کم۔ میں واقعی گھبرا رہی تھی۔ باہر ارباز، امی اور سارے رشتے دار میرے انتظار میں تھے۔ تبھی کچن میں آہٹ ہوئی تو میں چونک گئی۔ ریشم تھی۔ اس کا گلابی دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ کانوں میں گلابی پتھروں سے جڑی بالیاں اور ہاتھ میں گلابی لاہ کے کنگن۔ ارباز کی پسند وہ بھی جانتی تھی۔ میں رونی صورت لیے کھیر دیگچی سے نکال رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا وہ کچھ مدد کرے گی، لیکن اگلے ہی پل وہ کچن سے باہر تھی۔ میری آنکھوں سے 2 بوندیں ٹپک پڑی۔ شاید انجانے گھر میں اجنبیوں کے بیچ میں ریشم میں کوئی اپنا کھوج رہی تھی، پر مجھے احساس ہوا کہ وہ ارباز کی دوست ہے، میری نہیں۔ ہماری شادی کو 10 دن ہو گئے۔ مہمان سب جا چکے تھے۔ اب صرف 3 لوگ تھے، میں، ارباز اور امی، اور ہاں، وقت بے وقت آتی ریشم۔ ایک صبح ارباز اپنی فائلیں پلٹتے ہوئے بولا، سوچ رہا ہوں نیکسٹ ویک سے آفس جوائن کر لوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آفس؟ ابھی سے؟ ارباز نے میری کلائی تھام لی اور بولا، ہم ہنی مون میں نہیں جائیں تو چلے گا؟ میں مسکرا دی، ہاں چلے گا۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کہیں جانے سے زیادہ ضروری تھا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا۔ اگلی صبح میری نیند پھر ریشم کی دستک سے کھلی۔ ہمیشہ کی طرح وہ مجھے پرے سرکا کر اندر چلی آئی اور ارباز کو ایک لفافہ دے کر چل دی۔
उसे इस तरह हमारे कमरे में नहीं आना चाहिए था। उसे रोकते रोकते टोकते क्यों नहीं हो? मैंने थोड़ा रुखाई से कहा। अरबाज ने जैसे मेरी बात का मतलब ही नहीं समझा। हंसते हुए बोला, वो कमरे में नहीं आती तो ये कैसे देती? कहते हुए उसने रेशम का लाया हुआ लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। हमारे हनीमून के टिकट्स थे। उसने हमारे लिए मांडवगढ़ चुना था। मैं लिफाफा हाथ में ले चुपचाप उठ गई। ना खुशी का इजहार किया, ना नाराज़गी जताई। अरबाज कुछ देर चुपचाप मेरे चेहरे के तासरात पढ़ने की कोशिश करता रहा। फिर बोला, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मैंने बुझी सी आवाज़ में कहा, तुम मुझसे पूछते तो मैं नैनीताल जाना चाहती। अरबाज मेरे करीब आ गया। बोला, नेक्स्ट वीक नैनीताल, पक्का वादा। बट प्लीज़ माइंड। मैं अरबाज का दिल रखते हुए मुस्कुरा दी और मांडवगढ़ जाने की तैयारी करने लगी। मैं रास्ते भर ज़रा अनमनी सी रही। वहाँ पहुँचकर विंध्याचल की पहाड़ियों और अरबाज के प्यार ने सारी शिकायतें दूर कर दी। शायद इसीलिए यहाँ के शहर को सुल्तानों ने शादियाँ बाद यानी खुशियों का शहर कहा था। खंडरों में गूंजती रानी रूपमती और बाज बहादुर की मोहब्बतों की दास्तान सुनते हुए मैंने अपने लिए खुशियों की दुआ मांगी थी। उस दिन हम हिंडोला महल में थे और गाइड हमें गा गा कर वहाँ की तारीख बता रहा था। महलों की गलियारों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तभी अरबाज के मोबाइल की घंटी बजी। रेशम का फ़ोन था। अरबाज ने फ़ोन उठाया और बात करता हुआ महल से बाहर निकल गया। मैं चुपचाप पेड़ों पहाड़ों को देखती रही। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करें, शुक्रिया। चलिए कहानी सुनाती हूँ। अरबाज लौटा तो मैं ज़रा नाराज़गी दिखाते हुए बोली, कहाँ चले गए थे? तुम्हें मेरी फिक्र है कि नहीं? अरबाज ने मेरी हथेली अपनी हथेली के बीच कस ली और बोला, क्यों नहीं है फिक्र? रेशम से तुम्हारी ही तो बात कर रहा था। वो मिस कर रही है हमको। हमें नहीं, तुमको मिस कर रही है, मैंने कहा और महल से बाहर निकल गई। अरबाज से दूर मेरे अंदर खलबली मची हुई थी। मेरा और अरबाज का रिश्ता अभी कच्चा ज़रूर था, लेकिन मैं उसे कुछ कुछ समझने लगी थी। लेकिन मेरी और अरबाज की ज़िंदगी में रेशम की जगह क्या है, ये समझना शायद अभी बाकी था। मेरी शादी को 8 महीने हो गए थे। इस दौरान मैं ये जान गई थी कि रेशम का मेरे घर में बहुत ख़ास जगह है। घर के फैसले उससे पूछकर किए जाते हैं, क्योंकि उससे नहीं तो फिर किससे? वो अरबाज की ही नहीं, अम्मी की भी दोस्त थी। वो बचपन से ही इस घर का हिस्सा रही थी। सब पर अपना हक समझती आई थी। हर बात में अपनी राय देना उसकी आदत थी, लेकिन उसकी ये आदत मुझे तकलीफ दे रही थी। घर में नई कार कौन सी आएगी, ये रेशम ने तय किया। त्योहारों में, शादी ब्याह में किसको कितना नेक दिया जाएगा, उसका फैसला भी रेशम से पूछ कर होता। घर में रंगो रोगन हो तो मेरे कमरे भी उसकी पसंद के रंग से रंगे गए। मेरे पूरे घर में रेशम का अक्स नज़र आता था। मैं अरबाज से कुछ कहती तो उसका जवाब होता, उसकी पसंद अच्छी है, उसके पास वक्त है और शौक भी है, करने दो उसे, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं कैसे कहती कि मैं रेशम के होने से परेशान नहीं थी, बल्कि मैं अपने वजूद को खोकर परेशान थी। मेरे मन में रेशम के लिए कोई जलन भी नहीं थी, लेकिन मैं अपना घर, अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़े से चलाना चाहती थी, बस। अरबाज अपने दफ्तर में मसरूफ़ हो गया था। सुबह 10 बजे घर से निकलने के बाद शाम को जब घर पहुंचता तो मेरा मन करता कि मैं और अरबाज अकेले वक्त गुजारें। मैं दिन भर का लिखा जुखा उसे सुनाऊं और उससे भी पूछूं कि उसने सारा दिन क्या किया। मैं चाहती थी कि मुझे मेरी जगह मिले, मेरा और अरबाज का,
जहाँ हम दोनों हों, लेकिन रेशम हमारे बीच में होती हमेशा। एक शाम अरबाज के लौट आने पर मैं उसके पीछे कमरे में जाने लगी तो रेशम ने मेरा हाथ थाम लिया। यहीं बैठो ना, अरबाज भी यहीं आ जाएगा। मैंने रेशम की बात अनसुनी कर दी तो वो खुद अरबाज को बुलाने अंदर जाने लगी। मुझे लगा कि रेशम शायद बिना कहे मेरी तकलीफ समझ नहीं रही। मुझे अब सीधे सीधे कहना ही होगा। मैंने रेशम को कलाई से पकड़कर रोक लिया और कहा, रेशम, मैं और अरबाज कुछ देर बैठना चाहते हैं, अकेले, प्लीज़। रेशम मेरा मुंह देखती रही। अम्मी चुपचाप मटर छीलती रही। उनका कुछ न कहना मेरे लिए काफ़ी था। हर रिश्ते का एक दायरा होता है, दोस्ती का भी। ये बात अरबाज नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मुझे रेशम को ज़रूर समझानी थी। रेशम को टोकने के बाद भी हालात बदले नहीं थे, बल्कि अब वो मुझसे दूरी बनाए हुए थी। लेकिन अरबाज से, अम्मी से उसका नाता पहले जैसा ही था। अब हालत और भी ख़राब थी। शायद उसकी ज़िंदगी में अरबाज से ज़्यादा करीब कोई नहीं था। ऐसा ही अब तक अरबाज के साथ भी था। मुझे उनकी नज़दीकियों पर इतराज़ नहीं था, लेकिन अपना दूर होना अखर रहा था। मैं चाहती थी कि किसी सलाह की ज़रूरत पड़े तो अरबाज मुझको पुकारे और हमारे फैसले हम खुद लें, बस। मैं रेशम को समझ नहीं पाई थी कि वो इतनी रहमदिल है, फिर भी मेरी तकलीफ़ को कैसे नहीं देख पाती। अरबाज की दोस्त बने रहने के लिए वो जी जान लगा देती है, तो मेरी तरफ से इतनी बेखबर क्यों है? अब मैं डरने लगी थी कि मेरे रिश्तों की पेचीदगियों में उलझकर तार न हो जाए। रेशम की वजह से मैं अपसेट रहने लगी थी। बगैर किसी बात के चिड़चिड़ा जाती थी। मैं ऐसी हरगिज़ नहीं थी। मैं बदल रही थी, जबकि मैं रेशम को बदलना चाहती थी। मेरे मन की बेचैनी को अरबाज समझ नहीं पा रहा था। हर वो बात जो मुझे परेशान कर रही थी उसके लिए मामूली सी थी। उसकी समझ से बाहर की बात थी कि मैं उसकी और रेशम की गुट का हिस्सा कैसे नहीं बनना चाहती। मैं रेशम की जगह छीनना नहीं चाहती थी, अपनी जगह बनाना चाहती थी। एक शाम को मैं अरबाज के साथ बाहर निकल रही थी तो रेशम ने एक रेस्टोरेंट का नाम लेकर कहा कि वहाँ उसने एक टेबल बुक कर दिया है। अरबाज का चेहरा खुशी से ऐसे चमक गया जैसे रेशम ने चांद पर टेबल बुक कर दिया हो। मुझे तेज़ गुस्सा आ गया। मैं उस शाम को प्लान नहीं करना चाहती थी और कम से कम किसी और के बनाए प्लान पर चलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और उस दिन मैं किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। सब हैरान होकर मुझे देखते रहे, लेकिन समझा शायद किसी ने भी नहीं। रात देर तक मुझको नींद नहीं आई। मैं उठकर छत पर आ गई। बादलों से भरे आसमान में एक तारा अकेला टिमटिमा रहा था। तभी मेरी नज़र बगल की छत पर गई। रेशम भी दीवार से टेक लगाए शायद उसी तारे को देख रही थी। मैं चुपचाप नीचे जाने लगी तो मुझे लगा रेशम ने मुझको पुकारा। मैं पलटी तो वो मुझे देख रही थी। मैं वापस लौट आई। दोनों छतों के बीच की नीची सी दीवार के एक पार मैं थी और दूसरी पार वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी। मैंने चांद की रोशनी में उसके चेहरे को देखा। पलकों पर झिलमिलाती बूंद अटकी हुई थी। उसने सिर्फ 2 पल को मेरी आंखों में देखा और फिर आंखें फेर ली। मैं हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अरबाज के लिए मोहब्बत मैं साफ साफ देख सकती थी, लेकिन अरबाज क्यों नहीं देख पाया था? मैंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। वो सिसक रही थी, बिना आवाज़ के। मैं उसका दर्द अपने सीने में महसूस कर रही थी। वो रूंधे गले से बोली, अरबाज, मेरी आदत बन गया था, पर मैं अब बदलूंगी अपनी ये आदत, सच्ची। तुमको नाराज़ नहीं करना चाहती। आई एम रियली सॉरी। मैंने उसकी पीठ सहलाई। मैं जानती थी कि तकलीफ़ मोहब्बत से नहीं होती, मोहब्बत की वजह से पनपने वाले अपनेपन से होती है।
لیکن آج مجھے ریشم پر بالکل غصہ نہیں آ رہا تھا۔ آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ریشم میری دوست کبھی بنے نہ بنے، لیکن دشمن کبھی نہیں بن سکتی۔ پیار ہم کو برا بننے ہی کہاں دیتا ہے۔ امید ہے میری یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اجازت دیں۔ اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ فی امان اللہ۔